नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी ये चार अलग अलग पिलर्स पे टिकी हुई है। संसद, कार्यपालिका, मीडिया और जुडिशरी। इसमें से अगर एक भी पिलर कमजोर हो जाए या फिर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो ये डेमोक्रेसी की कुर्सी जो है वो टूट जाती है। ये दुनिया भर में हुआ है। हिंदुस्तान में अचानक से जुडिशरी एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव हो गई है। कई सारे ऐसे मसलों को भी उठा लेती है कि जिसपे गहन चिंतन करने के बाद हंसी आती है। कोर्ट का काम नहीं होना चाहिए, पुलिस कहाँ लगेगी। कोर्ट का काम नहीं होना चाहिए कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चले। कोर्ट का काम नहीं होना चाहिए कि भाई किस अधिकारी को कहाँ ट्रांसफर किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े मसले के ऊपर ये दुबक जाते हैं और कई जगह राजनीतिक इंटरफेरेंस करने में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म और ये जो आजकल नया एक टर्म निकला है ब्लैक जजमेंट, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ा बवाल चल रहा है ब्लैक जजमेंट का। ब्लैक जस्टिस, ब्लैक जजमेंट। यस, ये क्या कहानी है इसकी? देखिए, भारत में 5 करोड़ लोग मुकदमों के कारण परेशान हैं। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं ना। 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा एक इसके पैरेलल और भी भारत में सिस्टम है, वहां भी 5 करोड़ चल रहे हैं। वो चलता है तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, जैसे रेवेन्यू वाला तो जमीन वाला मुकदमा, राइट, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ। तो 5 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और 5 करोड़ अलग से तहसीलदार, एडीएम, कमिश्नर, डीएम, चकबंदी अधिकारी। 10 करोड़ केसेस है। ऑन एन एवरेज एक परिवार में 6 सदस्य मान के चलिए, 20 वाला नहीं, हम कर रहे हैं एवरेज वाला। 6 सदस्य, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे। 10 करोड़ केसेस से 60 करोड़ लोग टेंशन में हैं। 60 करोड़ का मतलब अमेरिका का 2 गुना। 60 करोड़ का मतलब क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का 30 गुना। 60 करोड़ का मतलब रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और भारत में 60 करोड़ लोग टेंशन में, यानी 4 रूस भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में है, 2 अमेरिका भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में है, 3 ब्राजील भारत में मुकदमों से टेंशन में है, 30 ऑस्ट्रेलिया भारत में मुकदमों से टेंशन में है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़, यानी 15 कनाडा भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है। यह सिचुएशन है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल के अंदर न्याय, यह सबका फंडामेंटल राइट है। स्पीडी जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, जनता का फंडामेंटल राइट, वही नहीं पूरा हो रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आखिर पहले 5 सरपंच बैठते थे, 5 लोग, जिन मुकदमों का फैसला वो 1 दिन में कर देते थे। 1 दिन में क्या, 3-4 घंटे में करते थे। दोनों पक्षों को सुनते थे 5 लोग। ऐसे नहीं भारत में मुखिया सरपंच बैठते थे, 5 लोग बैठते थे, दोनों पक्षों को सुनते थे, 3-4 घंटे में फैसला कर देते थे। उन्हीं मुकदमों की सुनवाई भारत में 30 साल 40 साल चलती है, 50 साल चलती है। आपको एग्जांपल देता हूं, जौनपुर में एक केस चल रहा है 1985 से, अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। माय गॉड, जहां यह तय होना है, 37 साल बीत चुके हैं कि असली विल कौन सी है, नकली विल कौन सी है। ठीक है, अभी चकबंदी अधिकारी के यहां 37 साल हो चुके। इसके बाद वो अपील होगी एसओसी के यहां, एसओसी के बाद अपील होगी डीडीसी के यहां, डीडीसी के बाद अपील होगी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट। भारत की न्यायिक व्यवस्था आप अगर देखिए तो कहीं ना कहीं अपराधियों और दबंगों को प्रोत्साहित कर रही है। जो बलात्कारी है वो चाहता है कि मुकदमा 30 साल 40 साल चले, पीड़िता चाहती है मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म हो। मुकदमा चल रहा है 30 साल, तो यानी बलात्कारी को प्रोत्साहन मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। जो दबंग है, जो जमीन पे कब्जा करता है, वो चाहता है कि मुकदमा 30-40 साल चले, जिससे हम इसकी खेती में तब तक खूब फसल पैदा कर ले, या दुकान पे कब्जा किया हुआ तो चाहता तब तक हमको इसमें अपना काम धाम कर ले। सही बात है। और वो उसको देने वापस लौटाने का कोई सिस्टम भी नहीं होगा। अब जो पीड़ित है वो चाहता है उसकी जल्दी दुकान खाली हो जाए, जल्दी उसकी जमीन खाली हो जाए। मुकदमा चला 30 साल 40 साल, तो न्यायिक व्यवस्था किसके पक्ष में है? दबंग के पक्ष में। जो भ्रष्टाचारी है वो चाहता है उसका मुकदमा सालों साल चलता रहे, और मुकदमा चलता है,
सुखराम का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, सुखराम खुद ही खत्म हुए। नरसिम्हा राव का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले नरसिम्हा राव चले गए। अब्दुल करीम तेलगी का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले अब्दुल करीम तेलगी चला गया। शिबू सोरेन का मुकदमा नहीं खत्म हुआ, उसके पहले शिबू सोरेन चले गए। तो इस देश में अगर आज की डेट में भारत में इतना भ्रष्टाचार है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है सुस्त न्यायिक व्यवस्था। भारत में इतनी अगर जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, चंदन तस्करी है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्लो जस्टिस सिस्टम, जिसको मैं कहता हूं ब्लैक जस्टिस सिस्टम। अगर भारत में इतना मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, कट्टरवाद है, शर्तों से जुदा हो रहा है, धमकियां हो रही हैं, धर्मांतरण हो रहा है और कोई एक्शन नहीं है, और घुसपैठ हो रही है, स्लो जस्टिस सिस्टम, जिसको मैं कहता हूं ब्लैक जस्टिस सिस्टम। अगर घुसपैठियों का मुकदमा चल रहा है, कोर्ट फटाफट उसको डिसाइड कर दे, घुसपैठियों को सरकार उठा के बाहर फेंक दे, तो बाकी घुसपैठी आने से डरेंगे ना। यहां तो घुसपैठियों का मुकदमा चलता जा रहा है, चलता चलता, तो बांग्लादेशियों को लगता है यार चलो एक काम करो, भारत में घुस जाओ, वहां तो 30-40 साल तक मुकदमा चलता रहेगा। नहीं तो कम से कम जुडिशियल सिस्टम में तो कम से कम ऐसा प्रावधान हो कि भाई अगर आप जो है घुसपैठिया है, आपको अंडमान निकोबार में किसी आइलैंड पे उसको छोड़ दिया जाए तो वो भी सिस्टम बनाया जा सकता है। एक मैं आपको बहुत नई जानकारी देता हूं, शायद आपके दर्शकों को नहीं होगा। हमारे जजों के पास पावर है कि वो चाहे तो जैसे मान लीजिए 10 धारा में सजा हुई तो सभी धाराओं की सजा एक साथ चले या सभी धाराओं की सजा अलग अलग सजा। राइट। जैसे एक व्यक्ति ने 5 अपराध किया, घर में घुसा, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, कुछ लूट लिया, तो 4-5 अलग अलग अपराध हो गए। तो हमारे कोर्ट के पास ये राइट है कि वो सभी धाराओं की सजा एक साथ ही शुरू कर दे या उसको एक के बाद। अमेरिका में क्या होता है, जितनी धाराओं में सजा होती सब अलग अलग चलती है, अलग अलग चलेगी। इसलिए अमेरिका में 400 साल सजा होती है, 800 साल सजा होती है। अभी कुछ दिन पहले एक जो है थाईलैंड में हुआ है, जिसने पूंजी स्कीम किया था, ये क्या कहते हैं, पैसा डबल करने वाला ऑफर दिया था, 1,41,000 साल सजा हुई। अमेरिका में भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, किडनैपिंग में, अपहरण में 400 साल 500 साल सजा होती है। भारत में किसी को नहीं होती ना। अगर जुडिशरी केवल इतना कर दे कि एक सुप्रीम कोर्ट एक डिक्लेयर कर दे कि भाई करप्शन के मामले में, क्राइम के मामले में, किडनैपिंग के मामले में, कन्वर्जन के मामले में या इन्फिल्ट्रेशन के मामले में, घुसपैठ के मामले में सजाएं सभी अलग अलग चलेंगी। यहां सजा से भी क्या कहते हैं, लालू यादव देखिए बाहर आकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सबको दिख रहा है। मतलब इससे ज्यादा आपको ब्लैक जस्टिस सिस्टम क्या चाहिए कि आदमी बेल पे निकला हुआ है, मेडिकल ग्राउंड पे खुद कह रहा है कि मैं फिट हूं, हाँ, खुद मोदी को भी फिट कर दूंगा, और उसके बाद उसको उसकी बेल, उसकी जो उसका पैरोल खत्म नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और बाकी तो छोड़िए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर डे घटित होने वाला एक अप्रत्याशित काम बताता हूं। बताइए। जो शपथ सांसद की है, विधायक की है, वही शपथ जज की है। जज कोई दूसरा काम नहीं कर सकते नौकरी में रहते हुए। इवन थानेदार, चपरासी, क्लर्क, कोई भी व्यक्ति अपने जॉब में रहते हुए दूसरा काम नहीं कर सकता। सांसद विधायक की भी वही शपथ है। संसद चलता रहता है और सांसद सुप्रीम कोर्ट में घूमते रहते हैं। संसद चलता रहता है, सांसद हाईकोर्ट में घूमते रहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को इतना नहीं दिख रहा है कि भैया तुम्हारा सत्र चल रहा है, तुम यहां कैसे घूम रहे हो, तुम वहां बंक मार रहे हो, वहां अपसेंट मार रहे हो, और इतना बड़ा कि तुम वहां सैलरी, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला ले रहे हो, यहां प्रैक्टिस में पैसा ले रहे हो। और कई बार तो मैंने ऐसे सांसदों, विधायकों को देखा है जो सरकार के विरोध में केस ले लेते हैं। अब आप बताइए, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला कहां से आ रहा है? जनता के पैसे से। मुकदमा क्या ले रहे हैं? आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, कट्टरपंथियों का, कुकी आतंकवादियों का, उग्रवादियों का। तो भारत वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला भारतीय सरकार का, और सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। पेंशन सरकार देगी, चार्टर्ड प्लेन सरकार देगी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट सरकार देगी, और मुकदमा उनके। और इतनी सी बात सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही है, इतनी बात हाई कोर्ट को नहीं दिख रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को सुओ मोटो लेकर कभी क्यों नहीं टोक देता कि भाई आप, मतलब नाम में नहीं लेना चाहूंगा, भाई आप यहां कैसे घूम रहे हो, आपकी तो संसद चल रही है, आप जाओ वहां पे। बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए सांसदों, विधायकों के कोई दूसरा प्रोफेशन करने में बैन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे ऐसे। नहीं, दुश्मन, ये राष्ट्र की बात है मनीष जी, ये राष्ट्र की बात है। आप अपने चैनल में रहते हुए किसी और चैनल में आप वो एडिटर बन सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब तक इस चैनल में हो तब तक इसी चैनल, ये आपका अपना कैपिटल टीवी है।
आप किसी और टिप जाओगे तो दोनों के साथ आप एक बराबर न्याय कैसे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर आपका सकते। दिमाग तो यहां लगा रहेगा, हाँ, दूसरे जगह नहीं रहेगा। तो जब सांसद, विधायक, मंत्री जिससे प्राइवेट, जहां 25 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, उनका दिमाग तो वहां अटका हुआ है। 24 घंटे तो वहां उनका दिमाग चल रहा है। कायदे से उनको वहां ना स्टैंडिंग कमेटी में जाएं, नए नए कानूनों पे डिबेट करें, नए नए बिल पेश करें। सांसदों, विधायकों के पास इतना काम है कि उनके पास दूसरा काम, मतलब फुर्सत ही नहीं है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इससे बड़ा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हाईकोर्ट के जो जज बनते हैं वो उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब 20 साल, मान लो हम आप दोस्त हैं, हम दोनों लोग वकालत कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। एक दिन आप जज बन गए, हम एक साथ लंच करते हैं, एक साथ गाड़ी से आते जाते हैं, हम दोनों लोग एग्जाम्पल के, एक साथ बैडमिंटन खेलते हैं, एक साथ रेस कोर्स जाते हैं, सब कुछ बढ़िया फ्रेंडशिप है। एक दिन आप जज बन गए। अब आपके सामने मैं बहस करूंगा तो आप मुझे फेवर करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। आखिर जहां पे वकील प्रैक्टिस कर चुका है उसको वहीं जज क्यों बनाते हैं? वहीं जज बना देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक बड़ा खेल चल रहा है, जज के बच्चे उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में जो वकील था, आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका बच्चा भी प्रैक्टिस कर रहा है, आप जज बन गए। नियम के अनुसार आपका बेटा आप वाली कोर्ट में प्रैक्टिस तो नहीं करेगा, लेकिन अगर हम दोनों जज बन गए तो आप वाला बेटा मेरी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, मेरा बेटा आपकी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। यानी फिर तो बढ़िया हो गया ना, हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आप हमारे बच्चे का ध्यान रखेंगे। के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, खूब एग्जांपल है। बाकी और छोड़ दीजिए, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं वो जज साहब के कोठी पे रहते हैं, जज साहब के बंगलों में रहते हैं। अब आप ये बताओ, जज साहब का रेजिडेंस किसके लिए? जज साहब के लिए है ना। बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो कहीं और रहे। समाधान इसका यह है कि जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए। जो लोग जहां पे प्रैक्टिस कर चुके हैं उनका वहां पे जज बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। चलो दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किए, कॉलेजियम ने रिकमेंड किया, लेकिन जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ आप सीधे उसको बाहर भेज दो, या तो बैन करो कि कोई भी ब्लड रिलेटिव वहां नहीं प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये जो अंकल सिंड्रोम, मामा सिंड्रोम, चाचा सिंड्रोम जो है ना, नाना सिंड्रोम, ये नेपोटिज्म जो जुडिशरी नेपोटिज्म है, ये ठीक नहीं है न्यायिक व्यवस्था के लिए। इस तरीके का हम तो ये कह रहे हैं कि आप मुझे 1 साल के अंदर न्याय दे दीजिए। और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं भाई सबूत के अभाव में बरी कर रहे हैं। अरे जहां कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, किसी की हत्या हो चुकी है, आप किसी को बरी करने जा रहे हो, एक बार उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग तो करवा लो। बिल्कुल हो सकता है उसमें कुछ सबूत निकल आए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं कराएंगे, सबूत के अभाव में बरी कर देंगे। तो जिसकी हत्या हुई, क्या उसने आत्महत्या किया? कुछ तो रहा होगा। अभी वो गीतिका शर्मा वाला जो केस आया, गोपाल कांडा, बस बरी हो गए, बिल्कुल क्लियर बरी हो गए। तो फिर गीतिका शर्मा ने कैसे, क्यों आत्महत्या कर लिया? क्यों टेंशन में कर लिया? किसकी वजह से कर लिया? अरे एक बार गोपाल कांडा का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करते, पता चल जाता कि उसने गीतिका को टॉर्चर किया। अगर वो निर्दोष था तो वो भी मालूम चल जाएगा, मालूम हो जाता। दूध का दूध, पानी का पानी। इतना लंबा मुकदमा भी नहीं चलता। ये जो 15-10 साल मुकदमा चला है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कंपलसरी हो जाए, फर्जी मुकदमे खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये, जो फर्जी बलात्कार के, फर्जी छेड़छाड़ के, फर्जी SC ST के, जो दुनिया भर के फर्जी वाले चलते हैं, ये बंद हो जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि क्विक आपको एविडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। पकड़े, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करो, उससे पूछ लो क्यों हत्या किया, किसने हत्या कराया, कैसे हुआ, तुमने कहां सामान छिपाया, चाकू कहां छिपाई, क्या क्या किए, क्या क्या किए। एक दिन के अंदर सारे सबूत आ गए। वीडियो दिखा दो, जज साहब वीडियो देख लें, भैया देखो ये जो कुछ कह रहा है, ये सब लाइव कह रहा है, सब वीडियोग्राफी है, उसको सजा दे दो। क्या पैटर्न आ गया है कि नहीं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा, फिर हाई कोर्ट चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चलेगा, और चलता ही चलता जाएगा। फिर उसके बाद रिव्यू भी होगा। इस देश में जितनी समस्याएं हैं, अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी खत्म हो जाएगी। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, 1-1 साल के अंदर फैसला देना शुरू कर दे, धर्मांतरण, घुसपैठ, जिहाद, माओवाद, नक्सलवाद, कट्टरवाद, पत्थरबाजी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी होती है, इस पे बहुत लगाम लगाई जा सकती है अगर हमारा जस्टिस सिस्टम स्पीडी हो जाए और साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला करना शुरू कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जुडिशरी, उसमें घून लगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।